नमस्ते हमारे दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं मेरे दोस्त। हमने आपसे बोला था कि मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए 10 बेहतरीन लेवल के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे इस क्वालिटी के। लेकिन आप लोगों ने इतने कमेंट किए और इतना मेरे प्यारे भाई प्यार दिया और भर भर के हमारे पास मैसेज आए कि सर एग्जाम तक चलने दो, मजा आ रहा है। ऐसी प्रैक्टिस और कहां, ऐसे सवाल ऐसे मेथड्स और कहीं नहीं मिलते। तो मेरे भाई, मैं सादर पूर्वक सम्मान के साथ आपके इस गुहार को, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूं और मैं अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता मैं मॉक टेस्ट करवाता रहूंगा। वैसे तो ये हमारा आखिरी प्रैक्टिस सेट होना था, प्रैक्टिस सेट 10, ठीक है, लेकिन ये सीरीज चलती रहेगी। डेली ना हो पाए तो हर एक दिन के गैप पे मेरे दोस्तों प्रैक्टिस सेट आता रहेगा। अब तो आप खुश हो, लेकिन आप एक काम भाई जरूर करो कि भाई आप हमारे चैनल पे जाओगे तो सबसे पहले जो 9 प्रैक्टिस सेट है मैं इनकी प्लेलिस्ट बनवा दिया हूं। आप प्लेलिस्ट से पे ये सारे मॉक टेस्ट आप जरूर लगाओ, ठीक है। एग्जाम जब नजदीक आएगा तो मैं इन सबको एक कंपाइल करके एक सिंगल वीडियो में भी दे दूंगा आपको रिवीजन के लिए। और भोकाली सीरीज तो चल ही रही है शॉर्ट्स की मेरे भाई को, कि आपके पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन कम आएंगे शॉर्ट्स में। जब आप जाओगे यहां पर तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशली हम शॉर्ट्स की सीरीज चला रहे हैं, इसको भी आप फॉलो करिए। और टेस्ट आएंगे एप्लीकेशन पर मेरे भाई, कोई भी पेपर हो दिल्ली पुलिस का, ड्राइवर का हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो, सीपीओ का हो, हेड कांस्टेबल का हो, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री हैं। आप व्यू ऑल टेस्ट में जाओगे मेरे भाई, ये बाय नाउ पे क्लिक नहीं करना मेरे दोस्त आपको, ठीक है ना। अगर आपको प्रीवियस ईयर के टेस्ट लगाने हैं, कहां सारे टेस्ट व्यू करो, ये देखो प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री हैं और उनको सेक्शनल वाइज भी कर रखा है मेरे भाई। इतनी सुविधा और कहीं नहीं है, तो इसका फायदा उठाइए। आज से 10-12 साल पहले जो बच्चे तैयारी करते थे उनके पास थी क्या ये सुविधा? नहीं थी। ये तो हम पिछले 1 साल से कर पा रहे हैं कि भाई कोई भी बच्चा हो कम से कम उसको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री में लगाने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए मेरे भाई। अब ये नहीं कह सकता कि मेरे पास ये कमी थी वो कमी थी मैं नहीं कर पाया, सब तो हमने आपके लिए कर दिया भाई। एक मोबाइल फोन के अलावा आपको कुछ और नहीं चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तो आज का टेस्ट आप मेरे साथ करने के लिए तैयार हैं? 15 सवाल हम शानदार करेंगे और आप मुझे एंड में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको आज के मॉक टेस्ट में कितने सवाल आप सही कर पाए और लेवल कैसा लगा। बढ़िया है मेरे प्यार भी, आज के सवाल मॉडरेट हैं। शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, ठीक है। यह सवाल जीडी के पेपर में आया है। ए मैन सोल्ड 2 टीवी सेट फॉर 70 to 100 each for neither gain nor loss. If he sold one TV set at a loss of 10%, then the other TV set is sold at a profit of what? बहुत बढ़िया। एक आदमी ने 2 टीवी सेट बेचे और दोनों को ही 70 to 100 प्रत्येक में बेचा, यानी कि दोनों टीवी सेट को यहां पर सेम सेलिंग प्राइस में बेचा गया है ना, 70 to 100 ईच। एक और पूरे लेन देन में दोनों टीवी पर ना तो से कोई लाभ हुआ ना ही हानि हुआ है। एक टीवी सेट पे 10% लॉस है तो दूसरे पर प्रॉफिट कितना होगा? बच्चों यहां देखिए सीपी, यहां मैं लिख रहा हूं एसपी। ध्यान से बच्चों मेरी बात सुनेगा, बहुत फेमस सवाल है। पहले टीवी सेट पे 10% का लॉस हुआ, 1/10। 1/10 लॉस मतलब अगर सीपी 10 है तो 10 पे 1 का लॉस हुआ, तो यानी कि टीवी बिका कितने में? 9 में। देखो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस ये बात क्लियर होनी चाहिए कि दोनों टीवी को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया। अगर पहला टीवी 9 में बिका है तो दूसरा टीवी भी 9 में बिका होगा, इसका सेलिंग प्राइस भी 9 होगा। पूरे दोनों टीवी पर मिलाकर ना तो कोई लाभ हुआ ना हानि हुआ। इसका मतलब अगर पहले टीवी पे 1 का लॉस है तो दूसरे टीवी पे 1 का प्रॉफिट हुआ होगा कि नहीं? 1 का लॉस 1 का प्रॉफिट हो गया 0, यानी कि दूसरे टीवी का सीपी कितना होगा? 8। 8 पे 1 का प्रॉफिट होगा तभी तो 9 का बिकेगा मेरे भाई। तो यानी कि दूसरे टीवी पे प्रॉफिट कितना है? 8 पे 1 का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई 8 के सीबी पर, और 1/8 कितना होता है? 12.5%। और ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है, बात खत्म। ऑप्शन नंबर यहां पर है बी ऑप्शन। तो दूसरे टीवी सेट को 12.5% लाभ पर बेचा गया है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 2, ठीक है। आंसू स्टिल वाटर में 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चला सकता है। तो एक नाव की शांत जल में जो स्पीड है वो है 7.5 किलोमीटर पर आवर। He finds that it takes 4 times as much time to row upstream as it takes to row downstream.
रोहिती नाम है, आशु नाम है, उसने ये पाया कि भैया अपस्ट्रीम जाने में, धारा के विपरीत जाने में उसे 4 गुना समय लगता है धारा की दिशा में जाने की तुलना में, यानी कि डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में अपस्ट्रीम में 4 गुना टाइम लगता है। धारा की स्पीड आपसे पूछी है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। ये डाउनस्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है। सवाल ये कह रहा है मेरे भाई कि उसे अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से 4 गुना समय लगता है, यानी कि अगर अपस्ट्रीम जाने में अगर डाउनस्ट्रीम जाने में 1 घंटा लग रहा है तो अपस्ट्रीम जाने में उसे 4 घंटा लगता है। ये टाइम का अनुपात है, ऐसा सवाल कह रहा है। ठीक है, धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल 4 गुना समय लगता है ना। डाउनस्ट्रीम अगर 1 घंटा लगा तो अपस्ट्रीम 4 घंटे लगता है। तो टाइम का रेशियो है ये, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में लगने वाले टाइम का रेशियो। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। अगर टाइम का रेशियो 1:4 है तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, 4/1। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको यहां पे x की वैल्यू दी है और धारा की गति y की वैल्यू पूछी है मेरे भाई, है ना। तो x से y का रेशियो कैसा आएगा, सीधा कॉन्सेप्ट x बटे वाई बराबर d प्लस यू बटे d माइनस यू, d प्लस यू बटे d माइनस यू, यानी कि 4 + 1/4 - 1, यानी कि 5/3। ये x से y का रेशियो आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो नाव की शांत जल में चाल है 5 यूनिट। 5 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 7.5 किलोमीटर/आवर, यानी कि कितने गुना हो गया प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका 1.5 गुना, 1.5 गुना। ठीक है, तो करंट की स्पीड है 3 यूनिट, तो 3 की वैल्यू भी यहां पर 1.5 गुना आ जाएगी, यानी कि 4.5 किलोमीटर/आवर। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर यहां से सी एकदम सही बन जाता है। आगे चलेंगे बच्चों, अगला सवाल। आज के टेस्ट में मैंने अच्छे सवाल डाले मेरे भाई, है ना, मन से करिएगा। एक एग्जाम में स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर है 71.9। अच्छे सवाल का मतलब ये नहीं कि कुछ भी मैं डाल दूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिहाज से जो मैं सेट बना रहा हूं ऐसा ही पेपर आएगा। मैं आपको जबरदस्ती कैट एमबीए सीडीएस के सवाल नहीं करवाऊंगा यहां पर। ठीक है, जो आपका परीक्षा में पूछा जाएगा वही पढ़ना है। एक एग्जाम में स्टूडेंट का एवरेज स्कोर है 71.9। बोला है इफ द स्टूडेंट वुड हैव गॉट 28 मोर मार्क्स इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में 28 नंबर ज्यादा आते, 22 मोर मार्क्स इन 22, मैथ में 22 नंबर ज्यादा आते, कंप्यूटर साइंस में 16 नंबर ज्यादा आते, हिस्ट्री में 14 नंबर अधिक और हिंदी में 10 नंबर कम होते, बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स उसके सेम रहते, तो उसका एवरेज स्कोर होता 80.65। ये एवरेज स्कोर होता। तो बताइए उसके जो एग्जाम हुआ उसमें कितने सब्जेक्ट है ना। एक बच्चे का जो है एग्जाम दिया, उसका एवरेज स्कोर कितना है 71.9। अब यहां पे हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स में चेंज दिया है, क्लियर है। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज। टोटल मार्क्स में कितना चेंज आया बोलो। वो सवाल में बोला गया अगर उसके इंग्लिश में 28 नंबर ज्यादा आते, गणित में 22 नंबर ज्यादा आते, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में 16 नंबर ज्यादा होते, हिस्ट्री में 40 नंबर ज्यादा होते और हिंदी में 10 नंबर कम होते, यानी कि उसके टोटल मार्क्स मेरे प्यार में कितने ज्यादा होते, 28 और 22, ये आपका 50। ठीक है भाई, कुछ गड़बड़ कर दी, 22 तो लिखा ही नहीं हमने। 28, 22, 16 और 14, 14 है। ठीक है जी, 14। कंप्यूटर साइंस में 14 नंबर ज्यादा होते, हिंदी में 10 नंबर कम होते। अब ठीक है, 28 और 22 50 और 30 80, 80 - 10 70, यानी कि उसके टोटल मार्क्स कितने बढ़ गए, 70 बढ़ गए। बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स सेम है, ठीक है, 70 मार्क्स बढ़ गए। एवरेज में कितना चेंज आया, पहले बच्चे का एवरेज स्कोर था 71.9, अब उसका एवरेज स्कोर कितना हो गया 80.65। तो एवरेज मार्क्स उसके कितने बढ़ गए मेरे भाई, ये बताइए। तो ये बढ़ गया आपका 72 से, ये है आपका 8.75। 8.75 उसका एवरेज बढ़ गया, क्लियर है। तो टोटल मार्क्स उसके बढ़े 70, एवरेज कितना बढ़ गया 8.75। तो एग्जाम में कितने सब्जेक्ट हैं ऐसे तो निकालेंगे, टोटल में चेंज बटे एवरेज में, ये वाला टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज। तो 70 को डिवाइड कर देंगे 8.75 से, ठीक है बच्चों। 8.75, 0.75 का मतलब होता है 3/4। तो 8 चौक 32 और 3 35/4 हो गया। तो 8.75 को आप लिख लीजिए 35/4। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर 35 से 70 दो बार चला गया, 4 ऊपर 2 चौक 8, यानी कि 8 सब्जेक्ट कुल नहीं। ये आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है।
कैसा सवाल है ना, बेहतरीन। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ये देखो कि भाई टोटल मार्क्स में कितना चेंज आया, एवरेज में कितना चेंज आया, डिवाइड कर दो, उतने ही सब्जेक्ट होंगे। आओ, 0.263 डॉट 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 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पी और क्यू जहां पर इंटीजर हैं, तो आपसे पूछा है पी बटा क्यू की वैल्यू क्या होगी। बहुत बेसिक सवाल, लेटेस्ट अभी आया है सिलेक्शन फेज में। तो आपके सामने है 0.2636363 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 63 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया 0.263 के ऊपर बार, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। अब आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना है। क्या तरीका है, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आएगा, 2 डिजिट के ऊपर बार है 2 9 आएगा, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है 1 0 आएगा नीचे। ये क्या है, 263। 263 में 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 261। 261 बटे 990। बोलो बात सही है, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही है। और ये किससे, 9 से कट जाएगा भाई, 9 से काट लेते हैं तो 9 दूनी 18 और 8 9 नाम 81 और ये 110, तो 29 बटे 110 आ गया जी सवाल का आंसर पी बाई क्यू फॉर्म में, बात खत्म। इतना सरल क्वेश्चन है। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 28 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा आता है पेपर में सवाल और बहुत हल्का है। जैसे सवाल बोले वैसे करो। 40 बुक का सेलिंग प्राइस 28 बुक्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, तो आपने इक्वल कर दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से एक बुक के सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 40 उधर जाएगा, 28 बटे 40, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 2 40, 7 बटे 10 ये आ गया। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। बुक का सीपी 10 है, 10 का सामान 7 में बिका तो लॉस होगा ना, 3 का लॉस हो गया 10 पर मेरे भाई, तो कितना आ गया 30%। आपका लॉस है 30%। ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट है। चलो आगे चलेंगे। सवाल नंबर 6, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए सम दैट बिकम्स 1.728 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years इफ इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव में आया है, बोला ब्याज की दर क्या होगी अगर एक राशि 3 साल में खुद का 1.728 गुना हो जाती है और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। आप बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, कोई धनराशि 3 साल में खुद का 1.728 गुना होगी 3 साल में। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 3 साल में, कि 3 साल में आपका पैसा 1.728 गुना हो गया। तो बच्चों बताइए एक साल में आपका पैसा कितने गुना होगा। इस हिसाब से एक साल में आपका पैसा कितने गुना होगा, इसका क्यूब रूट, 1.728 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा मेरे भाई 1.2 गुना। यानी कि हर एक साल में आपका पैसा 1.2 गुना होगा। 1.2 गुने का मतलब 120%, परसेंटेज में 120%। अगर हर साल आपका पैसा 120% हो जाएगा, 100% से 120% हो जाएगा, तो जो 20% एक्स्ट्रा है वो आपको ब्याज मिलेगा, बात खत्म। 7वां सवाल सीपीओ में आया लेटेस्ट 2024 में, 12 लोग 10 दिन में 540 एक जैसी किताब छाप सकते हैं, तो 8 दिनों में 720 ऐसी किताब छापने के लिए कितने और लोगों की आवश्यकता है। देखो इस सवाल को देखो, आपको मैन भी दिए हैं, डेज भी दिया है और काम भी दिया है किताब छापने का। तो ऐसे सवालों में क्या कंसेप्ट लगता है, क्या आपको पता है M1 D1 बटे W1 बराबर M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, ये कंसेप्ट लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहां पर सवाल में एक ट्विस्ट है, देखना। 12 पीपल, सॉरी क्या है भैया, 12 लोग 10 दिनों में एक जैसी कितनी 540 किताब छाप सकते, 540 बुक प्रिंट करते हैं। तो वर्क कितना है 540 बुक्स प्रिंट करने का। तो बोला है हाउ मेनी मोर पीपल, कितने और लोग चाहिए 720 ऐसी किताब प्रिंट करने के लिए 8 दिन में। मान लिया कि हमें M लोग चाहिए, कितने दिनों में 8 दिनों में। कितनी बुक्स प्रिंट करनी है 720 बुक्स जो है वो प्रिंट करनी है, तो मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बताइए 18 तिया 54 और ये 18 चौक 72, 4 से आपका 8 2 बार कट जाएगा, 2 से 12 6 बार भी कट जाएगा, 6 दुसाम 60 को 3 से भाग करेंगे 20, यानी कि हमें 20 आदमी चाहिए। अगर हमें 720
किताब 8 दिन में प्रिंट करनी तो कितने आदमी चाहिए बच्चों? 20 आदमी। लेकिन 20 आंसर नहीं है, पूछा कितने और लोगों की जरूरत है। हमारे पास 12 लोग पहले से हैं, 20 में से हमारे पास 12 लोग तो हैं ही, तो मैं कितने लोग और चाहिए? 8। 8 लोग हमें और चाहिए, तो इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलेंगे। इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड, प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? डीपी एग्जीक्यूटिव का सवाल है, बता दो। कौन करेगा? अगर सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया जाए तो प्रॉफिट 4 गुना हो जाता है। एक बात बताऊं, आप सेलिंग प्राइस को जितना बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा, ये कंसेप्ट दिमाग में रखिए। मान लीजिए मैं इस पेन को 5 रुपए में बेचता हूं, अब मैं इस पेन को 5 रुपए की बजाय 7 रुपए में बेचने लगूं, तो मैंने पेन का सेलिंग प्राइस क्या बढ़ा दिया? 2 रुपए बढ़ा दिया। जब मैंने पेन का सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दिया, तो मैं अपने कस्टमर से 2 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, मेरी जेब में 2 रुपए फालतू आएगा, तो मेरा प्रॉफिट भी 2 रुपए बढ़ जाएगा। यही यहां पे करना है। तो सेलिंग प्राइस में चेंज और प्रॉफिट में चेंज इक्वल होना चाहिए। आपने क्या किया? सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया। माना जैसे सेलिंग प्राइस था एसपी, आपने सेलिंग प्राइस को कर दिया 3SP, तो आपने सेलिंग प्राइस बढ़ाया कितना? ये बताओ, सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाया आपने? 2SP। सेलिंग प्राइस अगर 3 गुना हो गया तो बढ़ा कितना? ट्वाइस, दुगुना बढ़ा। प्रॉफिट 4 गुना हो जाता। प्रॉफिट 4 गुने का मतलब अगर प्रॉफिट पहले P था तो अब प्रॉफिट 4P हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ा कितना मेरे प्यार भी? 3P। अगर प्रॉफिट 4 गुना हो गया तो बढ़ा कितना? 3 गुना, 3P बढ़ा मेरे प्यार। दिस शुड बी इक्वल। यहां से सेलिंग प्राइस, वस्तु के सेलिंग प्राइस और उस पर होने वाले प्रॉफिट का रेशियो आ गया, 2 चला जाएगा राइट साइड में, 3/2। आपसे क्या पूछा? प्रॉफिट परसेंटेज। बच्चों हमने किसी सामान को 3 रुपए में बेचा और हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हमने किसी सामान को 3 रुपए में बेचा, हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सामान का सीपी कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये बताओ। हमने सामान को 3 रुपए में बेचा, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, सामान का सीपी क्रय मूल्य कितना होगा? 1 रुपए। तो 1 रुपए पे 2 का प्रॉफिट हुआ, जो परसेंटेज में कितना होता है? 200%। तो 200% का प्रॉफिट है, बी ऑप्शन आंसर है। आगे चलेंगे, ये बताओ सवाल नंबर 9। देखो थोड़ा सा बड़ा है सवाल लेकिन आसान है, घबराना नहीं है। 42% ऑफ रनीताज वीकली इनकम इज इक्वल टू 56% ऑफ भास्कर्स वीकली इनकम। भास्कर वीकली इनकम वॉज रेज बाई 200 रुपीज, रनीताज वीकली इनकम डिड नॉट चेंज। द रेशियो ऑफ वीकली इनकम ऑफ रनीता एंड भास्कर रेस्पेक्टिवली वुड हैव बीन 5:4। व्हाट इज रनीताज वीकली इनकम? बहुत बढ़िया सवाल है, सिंपल सा, एक लॉजिक लगना है, शायद आप सवाल करते करते पकड़ लो। पहली लाइन देखो, रनीता की जो वीकली इनकम है उसका 42% भास्कर की वीकली इनकम के 56% के इक्वल है। जैसे रनीता की इनकम आर मान ली, तो रनीता की इनकम का, वीकली इनकम का 42% किसके बराबर है? भास्कर की वीकली इनकम के 56% के इक्वल है। आप बोलोगे जी सर, तो ये किससे कट गया? 14 से कट गया। 14 तिया 42 और ये 14 चौका 56। तो यहां से रनीता और भास्कर की इनकम का रेशियो आ जाएगा। बच्चों यहां से रनीता और भास्कर की वीकली इनकम का रेशियो आएगा, भास्कर उधर जाएगा, 3 इधर आएगा, 4:3। तो रनीता और भास्कर की वीकली इनकम का रेशियो बच्चों 4:3 हो जाएगा। कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या इसमें नहीं। अब भास्कर की वीकली इनकम 200 रुपए बढ़ जाती है। हमने भास्कर की वीकली इनकम कितनी बढ़ा दी? 200 रुपीज बढ़ा दी, 200 रुपए। लेकिन रनीता की वीकली इनकम जो है सेम रहती है, डिड नॉट चेंज। तो अब रनीता भास्कर की वीकली इनकम का रेशियो कितना हो गया? 5:4 होगा। रनीता भास्कर की वीकली इनकम का रेशियो 5:4 हो जाता है। पूछा है रनीता की वीकली इनकम क्या है? एक बार बताओ भाई, हमने भास्कर की इनकम तो बढ़ा दी 200 रुपया वीकली, लेकिन रनीता की तो चेंज नहीं करी, वो सेम रही है। तो रनीता की वीकली इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ। यही सवाल का कमजोर कड़ी है। देखो यहां रनीता की इनकम पहले 4 थी, रनीता की इनकम पहले 4 थी, अब कितनी होगी? 5। ये तो गलत बात है, सेम होनी चाहिए। रनीता की इनकम तो सेम रहनी चाहिए ना, तो हमें 4 और 5 को सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। 4 5 का एलसीएम 20, तो हमें ऊपर वाले रेशियो को 5 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 तिया 15। नीचे वाले रेशियो को भी यहां 5 है, 20 बनाने के 4 से गुणा करनी पड़ेगी। 4 पंजे 20
और ये हो जाएगा 4 चौक 16। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि रनीता की इनकम पहले भी 20 थी, अब भी 20 है। भास्कर की 15 से बढ़ के 16 होगी, तो भास्कर की इनकम बढ़ी एक की वैल्यू 200 रुपए है, तो रनीता की इनकम है 20, तो 20 की वैल्यू भी आ जाएगी 20 का 200 गुना, यानी कि 4000 रुपए। तो 4000 रुपए जो है रनीता की वीकली इनकम है मेरे भाई, डी ऑप्शन। आगे आ जाओ, सवाल नंबर 10। मजा आ रहा है? अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करने में मजा आता है तो इस वीडियो को लाइक करना भैया, शेयर करा करो। एक कोण का कर्व सरफेस एरिया 5400 पाई है, ठीक है। इसके आधार का व्यास है 144 सेंटीमीटर। तो पूछा है इस कोण की हाइट क्या है, सेंटीमीटर में पूछा है। अच्छा, आपको फॉर्मूला पता है? एक कोण का कर्व सरफेस एरिया दिया 5400 पाई, कोण के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। अच्छा, आधार का डायमीटर दिया 144, अगर आधार का व्यास 144 है तो रेडियस कितना है कि 72, 144 का आधा 72, तो कोण का कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल। रेडियस यहां पर 72 है इंटू स्लांट हाइट, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कोण का कर्व सरफेस एरिया है 5400 पाई, 5400 पाई। अब देखिए पाई से पाई आपका कट जाएगा, ठीक है। 18 से काटेंगे तो 18 चौक 72, और 18 से कट जाएगा प्यारे भाई ये 300, तो आ जाएगा स्लांट हाइट आ जाएगी 300/4 यानी कि 75। आपसे पूछा कोण की हाइट, 21 आंसर है ना इस सवाल के, ऑप्शन ही है 21 करेक्ट होगा। ये थोड़ा काटने में गड़बड़ कर दी है केशव ने, ये होना चाहिए ना भाई। आप कहोगे सर कैसे, नहीं समझ आया? भाई ट्रिपलेट की नॉलेज से, यहां पर आपका ट्रिपलेट का नॉलेज इस्तेमाल होगा। मान लो कि जैसे कोण है, ठीक है भाई, और ये इसकी रेडियस है, ये हाइट होगी और ये स्लांट हाइट होगी, और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहां क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि ट्रिपलेट का इस्तेमाल। अब यहां पे स्लांट हाइट है 75 और रेडियस कितनी इसकी 72, आपसे पूछा हाइट, तो 75 और 72 कट किस से रहा है? 3 से कट रहा है ना। 75 72 3 से कटा, 75 को 3 से काटेंगे 25 आएगा, 72 को 3 से काटेंगे 24 आएगा, तो 25 24 7 7 24 25 ट्रिपलेट आ गया। अब यहां पे इसको 3 से गुणा करेंगे, 7 24 25 ट्रिपलेट और 3 से गुणा कर रखा है, 25 तिया 75 24 तिया 72, तो ये भी 7 का 3 गुना 21, इसलिए यहां पे हाइट आपकी कितनी आ जाएगी कोण की? 21। आसान सा सवाल है, आगे चलेंगे। ये बताओ कौन करेगा सवाल, जल्दी से बताइए फटाफट। दो कैंडिडेट के बीच एक चुनाव में 85% रजिस्टर वोटर्स ने वोट डाले, जितने वोट डाले उसमें से 4% इनवैलिड हैं। विनिंग कैंडिडेट को वैलिड वोट का 65% मिला और वो 2142 वोटों के मार्जिन से जीत लिया। तो पूछा है यहां पे कितने वोटर रजिस्टर हैं। ऐसे सवाल अक्सर एक लाइन में निबट जाते हैं। मान लो एक इलेक्शन में जो रजिस्टर वोटर्स हैं वो n है, n वोटर रजिस्टर है, टोटल वोटर है n। अब n में से 85% लोगों ने वोट डाले, 85% मतलब 5% 1/20, 85% मतलब 17/20, है ना। ये डाले गए वोट, इतने वोट डले। अब जितने वोट डले हैं उसमें से 4% इनवैलिड है, 100 में से 4% इनवैलिड है, यानी कि बाकी का 96% वैलिड वोट है। 4% 1/25, 96% आ गया 24/25, 24/25 ही आ गया। ये आपके वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट आ गए। अब जो यहां पे विनिंग कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट को मिला है वैलिड वोट का 65%, तो यानी कि हारने वाले को वैलिड वोट का 100 माइनस 65 35% मिला होगा। तो यानी कि विनिंग कैंडिडेट कितने वोटों से जीत रहा है? वैलिड वोट के 30%, वैलिड वोट का 30% कितना हो गया? 3/10, इतने वोटों के डिफरेंस से जीता है। और जबकि सवाल कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार 2142 वोटों के अंतर से जीता, तो इक्वल होना चाहिए ना, यही आपको यहां पे इक्वल करना था बस, ठीक है। 4 6 24 और 4 पंजे 20, ठीक है। 17 से काटेंगे, 17 कम 17 4 4, 17 दूनी 34 और 10 17 छिक्का 102, 6 18 7 126, ये आ गया। तो टोटल वोटर्स कितने आ जाएंगे भैया? 25 पंजे 125, दुसाम 1250 गुणा 7, तो 1250 गुणा 7 आ गया मेरे भाई 8750 वोटर्स, डी ऑप्शन, क्योंकि 125 सत्या 875 होता है। मजा आया? आओ सवाल नंबर करेंगे आपके सामने यहां पर
12। बनाओ। 16,000 रुपए पर 3 साल के लिए 5% की दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा? कितना अंतर होगा ये बताइए। सवाल में आपको क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है 16,000। सवाल में आपको टाइम दिया हुआ है 3 साल। सवाल में आपको दिया है ब्याज की दर 5% पर एनम। पूछा क्या है? पूछा सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है। तो कंसेप्ट आना चाहिए। हालांकि यहां तो डाटा बहुत आसान है और भी आप तरीकों से कर सकते हो, पर अगर डेटा मुश्किल हो जाए तो सबसे बेस्ट मेथड है रेशियो वाला मेथड। सबसे बेस्ट मेथड पूरी दुनिया का। 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस निकालना है तो एक गोल्डन रेशियो याद करेंगे 3:3:1। 3 साल के सीआईएसआई के रेशियो के लिए प्रिंसिपल कितना है मेरे प्यारे भाई? यहां पर 16,000 रुपए प्रिंसिपल, यहां पे 16,000 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? 5% वार्षिक। तो 5% करते जाओ। ब्याज की दर 5% है ना, 5% करते जाओ। 16,000 का 5% 800, 800 का 5% 40, 40 का 5% यानी कि 2। ठीक है। अगर आप पूरी कैलकुलेशन करोगे 3 साल का सीआई आ जाएगा। आपको 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस निकालना है तो ये कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन से 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि कितना? 40 तिया 120, 2 एकम 2, ये जोड़ लो ना, गुणा करके जोड़ लो। 40 तिया 120, 2 एकम 2 यानी कि 122 रुपए। 122 रुपए 3 साल के चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर है। सी ऑप्शन मेरे भाई। सवाल खत्म, इतनी सी देर में हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल बताओ। करे बच्चों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के पेपर का सवाल। करो करो। ए और बी एक काम को 18 दिन में कर सकते, बी और सी 24 दिन में, ए और सी 27 दिन में। चलिए, दो दो लोगों का पेयर दे, ये भी स्पेशल केस है। ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, बी और सी मिलकर वो काम कितने दिन में करते हैं बच्चों? 24 दिन में। और ए और सी मिलकर 27 दिन में। अगर अभी आपके 15 में से 10 सवाल भी ठीक हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। मैं आपके करवा दूंगा एग्जाम तक बढ़िया, जो है 14-15 सवाल बनाने लग जाओगे। और देखो, मैथ्स तो आपको फुल स्कोर करके आना पड़ेगा भाई, कि टॉपर पूरा में से पूरा मार के आएगा। और आप सोचो कि मैं 4-5 सवाल छोड़ दूंगा, अब बाहर हो गए वहीं रेस से बेटा। 4-5 में तो पूरी दिल्ली सिमट जाती है नंबर में। ए और बी 18 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में, ए और सी 27 दिन में। तो 18, 24, 27 का एलसीएम, इनका एलसीएम क्या आएगा? बहुत से बच्चे निकालेंगे एलसीएम, नहीं निकालना, पता होना चाहिए। बहुत फेमस नंबर है 18, 24, 27। इनका एलसीएम आएगा 216। टोटल वर्क 216 ऐसी संख्या जो 108 से भी कटती है, 54 से भी, 27 से भी, 18 से भी, 24 से भी, 12 से भी, ठीक है, 6 से भी। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ए और बी 216 कुर्सी बनाते हैं 18 दिन में। एक दिन में कितना बनाएंगे? 216/18 12। बी और सी 216 कुर्सी बनाते हैं 24 दिन में। एक दिन में कितना बनाएंगे? 9। ए और सी 216 कुर्सी 27 दिन में बनाते हैं। एक दिन में कितना बनाएंगे? 216/27 8। आपसे सवाल में पूछा है ए बी और सी एक साथ अगर मिलके चलें तो काम कितने दिन में करेंगे? ए बी सी एक साथ मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे, ये ना पूछा है सवाल में। आप अगर इन तीनों को ऐड करते हो तो a प्लस ए 2a आ जाएगा, a 2 बार, b और b 2 बार, 2b, c और c आ जाएगा 2c। अगर आप इनको ऐड करते हो तो ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c आ जाएगा। ऐड करोगे एफिशिएंसी, भाई a प्लस b की एफिशिएंसी 12 है, b प्लस c की 9 है, a प्लस c की 8 है, ये एफिशिएंसी तो है। तो अगर आप ऐड करोगे यहां पर a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, कितना आएगा? 12 9 21 60 29, 29 2 आ जाएगा नीचे। तो a प्लस बी प्लस सी 29/2 आ गई एफिशिएंसी। बोलो हाँ, तीनों की एफिशिएंसी आए। एफिशिएंसी मतलब ये तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। सीधा ट्रिक भी है कि यहां दो दो का पेयर है, आप इनको जोड़ के 2 से भाग कर दो। 12 9 21 60 29 का आधा। अगर ए बी सी तीनों लोग काम करेंगे 216 यूनिट 29/2 एफिशिएंसी के साथ, है ना, तो काम करने में कितना समय लगेगा? 2 ऊपर चला जाएगा, 216 दूनी 432/29 दिन ही आएगा। ठीक है, ये सवाल का आंसर होगा। यानी कि बटे 19 नहीं आएगा बच्चे, 29 आएगा। ठीक है, और 29 ये
10 से तो ज्यादा ही आएगा आंसर, ये वाला आंसर नहीं है, तो ए ऑप्शन आंसर हो गया है ना, बटे 29 आना चाहिए, और 29 दुसान 290, 10 से ज्यादा आएगा, तो ऑप्शन ए ही इसका उत्तर हो सकता है ना। शानदार सवाल, आगे चलो। सवाल नंबर है 14, करो। द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1384 इज इक्वल टू लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 1016। एट व्हाट प्राइस शुड आर्टिकल शुड बी सोल्ड टू गेट प्रॉफिट ऑफ 16:2/3%। बहुत बढ़िया, प्रॉफिट लॉस का बहुत फेमस सवाल है। देखो, किसी वस्तु को 1384 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उस वस्तु को 1016 में बेचने पर लॉस होता है। किसी वस्तु को 1384 में बेचने पर उतना ही लाभ है जितना उस वस्तु को 1016 में बेचने पर लॉस होता है। इसका मतलब वस्तु का सीपी क्या होगा? वस्तु का जो सीपी होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा हमेशा। 1384 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट है जितना 1016 में बेचने पर लॉस है, तो सीपी होगा इन दोनों का एवरेज, जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि आ जाएगा मेरे भाई 2500। ये आ जाएगा यहां पे 1300 सॉरी 2400 आ गया ना, ये 2400 बटे 2 1200, तो वस्तु का जो सीपी आ गया वो 1200 आ गया। क्लियर है? अब सवाल यह 16 सही 2/3% का लाभ कमाना है तो किस दाम पर बेचना चाहिए? वस्तु का सेलिंग प्राइस आपको निकालना है बेसिकली। सीपी कितना आ गया? 1200। 16 सही 2/3% यानी कि 1/6 का लाभ कमाना है, तो यानी कि सामान को 1200 के 7/6 में बेचना पड़ेगा। हर चीज 1 है, 1 पे 1/6 का प्रॉफिट कमाना है, 7/6 में बेचेंगे, यानी कि 1400 रुपए। ये आंसर आ जाएगा। सीधा भी देख सकते हैं कि 16 से ही 2/3% का लाभ कमाना है, 6 का सामान 7 में बिकेगा, तो 7 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। आखिरी सवाल करेंगे इस टेस्ट का, जो मैंने लेटेस्ट डाला है सिलेक्शन फेज 13 2024 का। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है नंबर सिस्टम का, ठीक है। क्योंकि अब टीसीएस आपका पेपर नहीं कराएगा, एसएससी जो है आपका पेपर कराएगा, एआई बनाएगा आदमखोर, तो मैं जो है अब जो आगे के टेस्ट बनाऊंगा उसमें एसएससी के और एआई से सवाल जनरेट करके आपको करवाऊंगा, ठीक है। ये बताओ जरा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज assertion A एंड रीजन R। ठीक है भाई साहब, ये कितने हैवी हैवी शब्द फेंक रहा है। रीड द मार्क द करेक्ट ऑप्शन। दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन है और एक उसका कारण आर है। तो कोई मान के चलो कि एक दे दिया है यहां पे स्टेटमेंट, मान के चलो, और ये दिया है उसका रीजन। आपको बताना है, सही विकल्प पढ़ें, चिन्हित करें। पहले विकल्प ही पढ़ लेते हैं। बोथ ए एंड आर एक्यूरेट एंड आर क्लियरली जस्टिफाई ए। ओके भाई, इस सवाल में बताना क्या है कि स्टेटमेंट और रीजन में चेक करना है कि सही है कि गलत है। क्या रीजन कहेगा स्टेटमेंट को सही ठहराता है कि नहीं, और ये आपको बताना है। पहले ये असर्शन पढ़ो, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इवन। किन्हीं भी दो लगातार नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इवन होता है। किन्हीं भी दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। मान लो मेरे भाई दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक n है, तो इसकी अगली क्या होगी? n+1। अब बताओ, अगर n माना एक ऑड नंबर है तो उसमें एक जोड़ के क्या आ जाएगा? इवन। अगर मान लो n एक इवन नंबर है तो उसमें एक जोड़ के क्या हो जाएगा? ऑड। यानी कि n और n+1 की गुणा करके दो लगातार नेचुरल नंबर में हमेशा एक ऑड नंबर रहेगा और दूसरा इवन रहेगा। कोई भी दो लगातार आप नेचुरल नंबर लिखो, ऑलवेज एक इवन होगा एक ऑड होगा, ऑलवेज। और आप इनकी गुणा करोगे किन्हीं भी दो लगातार नेचुरल नंबर की, वो हमेशा एक इवन नंबर आएगा मेरे भाई। आप कुछ भी उठा लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया 11, 11 का अगला नंबर 12 आ गया, एक ऑड है एक इवन है। आपने ले लिया मेरे भाई 16, 16 का अगला क्या आ जाएगा? 17, एक ऑड है एक इवन है। इनकी गुणा क्या आएगी? हमेशा इवन आएगी। तो यानी कि असर्शन तो एकदम सही कहा गया है। रीजन क्या बताया? इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन आइदर n और n+1 मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 इंश्योरिंग द प्रोडक्ट इज इवन। स्टेटमेंट एकदम सही है। इसका कारण ये बताया गया कि अगर n एक नेचुरल नंबर है, अगर n एक नेचुरल नंबर है तो या तो n या n+1 हमेशा 2 से कटेगा। बिल्कुल ठीक बात है, यही तो मैं समझा रहा हूं। अगर n एक नेचुरल नंबर है तो मान लो n ऑड हुआ तो एक जोड़ के इवन बन जाएगा,
या n इवन हुआ तो अगला ऑड होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई ना एक तो दो से कटेगा, जिसका परिणाम ये होगा, जिसकी गारंटी ये होगी कि प्रोडक्ट इवन बन जाएगा। यानी कि ये बिल्कुल रीजन भी एकदम करेक्ट है। तो ए इज वैलिड, आर इज वैलिड, हाँ ये आ गया, ए ऑप्शन ही आंसर आ गया। ए और आर दोनों एक्यूरेट हैं, और आर क्लियरली ए को जस्टिफाई करता है, जो है आर क्लियरली ए को फुल सपोर्ट देता है। ठीक है मेरे भाई, ये आंसर आ गया, बात खत्म। तो थोड़ा बढ़िया तरीके से सवाल लिखा गया, इस तरह की चीजों के लिए आपको पेपर में तैयार रहना है, क्योंकि सेम एग्जामिनर आपका पेपर बनाने वाला है, जिसने सिलेक्शन फीस का करा है, जिसने सीजीएल का करा है, वही आपका दिल्ली पुलिस का भी कराएगा। तो ऐसे सवाल वहां पे आएंगे, और मैं इस तरह के क्वेश्चन और ऐड करूंगा। आप बताइए कैसा लगा आपको आज का प्रैक्टिस सेट, कितने सवाल आपने सॉल्व कर लिए, कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई। आपको फुल सिलेबस पढ़ना है मेरे दोस्त, तो आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। यहां पे आपको जो है बैच, सिलेक्शन बैच में आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई, है ना। हम सारे टीचर्स हैं आपके पास अब तो, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर वन टाइम तैयारी, पूरी राहत मेरे भाई। ठीक है, चलिए दोबारा मिलेंगे हम अगले मॉक टेस्ट में। धन्यवाद।